बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कश्मीर में ऑलरेडी लोग पिछले 2-3 साल से बहुत ही ज्यादा परेशान थे। हर तरफ परेशानी, हर मरहले में परेशानी। कभी क्रैम्प डाउन की परेशानी, कभी लॉकडाउन की परेशानी, कभी पॉलिटिकल परेशानी, कभी सेहत की परेशानी। इन परेशानियों के बीच सरकार की तरफ से एक और परेशानी आ गई है कश्मीरी अवाम की तरफ। वो आरटीओ कश्मीर साहब के एक ऑर्डर के थ्रू आई है कि जिस किसी भी शख्स के पास कश्मीर में गैर जेके व्हीकल है, मतलब जिसका व्हीकल नंबर जेके नहीं है, उसने दोबारा से रजिस्ट्रेशन करनी है आरटीओ कश्मीर के पास। ये सबसे पहले आरटीओ साहब का जो ऑर्डर है ये 27 मार्च का है। मैं आपको पढ़ के बता दूं पहले ऑर्डर क्या है। और जो ऑर्डर है उस पर बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज इसी मौजू पे हमने बहस करने के लिए दो बहुत ही मशहूर और मारूफ चेहरे लाए हैं। एक तो हमारे अहमद अयाज साहब जो बड़े ही मशहूर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, और साथ में हमारे बहुत ही यंग एंड टैलेंटेड लॉयर हैं सरफराज वानी साहब। आप दोनों का खैर मकदम है आज की डिबेट में। थैंक यू माजिद साहब। एडवोकेट साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा। मैं आपको पहले पढ़ के बता दूं, ये ऑर्डर जो 27 मार्च को इजरा हुआ है आरटीओ कश्मीर की तरफ से, वो आप सुन लें पहले। सर्कुलर जो है ये कहता है कि all vehicle owners who have purchased their vehicles bearing outside registration mark have to apply for a new registration mark as per the provisions of section 47/50 of Motor Vehicles Act of 1988, read with rule 54 of the Central Motor Vehicle Rules 1989 within the prescribed period. Next para कहता है, as such, through the medium of this circular, it is enjoined upon all such persons to submit relevant documents of their vehicles to this office within a period of 15 days, failing which action as warranted shall be initiated against them. देखिए सरफराज साहब, मैं आपके सामने दो इंपॉर्टेंट चीजें, इसके पहलू रखना चाहता हूं इससे पहले कि आप अपना इस पे लीगल ओपिनियन दें। देखिए, पहली चीज जो मुझे एज अ कॉमनर, एज अ लेमैन लगता है, वो ये है कि जो बीजेपी का जो एक वो स्लोगन है, वन इंडिया, हर चीज में वो वन इंडिया की बात करते हैं। तो जब वन इंडिया उन्होंने बताया जी हमने 370 भी एब्रोगेट इसलिए किया, 35 से एब्रोगेट इसलिए किया क्योंकि जम्मू कश्मीर में वन इंडिया नहीं था। अब इन्हीं ने 370 और 35A खत्म किया, और अब ये बता रहे नहीं जी वन इंडिया का जो नंबर है वो नहीं चलेगा, आपको कश्मीर में नया लाना है। और दूसरा, ये जो ऑर्डर है ये हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। मुझे तो लगता है कश्मीरी अवाम को लूटने का एक तरीका है। ऑलरेडी जिन लोगों ने व्हीकल्स खरीदी हैं, रजिस्ट्रेशन फीस भरी, अब उन्होंने दोबारा से रजिस्ट्रेशन फी भरनी है। तो लीगली आप इसको कैसे देखते हैं इस ऑर्डर को? देखिए माजिद साहब, मैं जानना चाहूंगा सबस्टेंस ऑफ द ऑर्डर कि ऑर्डर व्हाट डज द ऑर्डर ऑर्डर बोलता क्या है। बेसिकली जैसे आपने अभी पढ़ा, इस ऑर्डर के तहत दो प्रोविजंस की बात की गई। पहला प्रोविजन सेक्शन 47 मोटर व्हीकल्स एक्ट, और दूसरा प्रोविजन सेक्शन 50। और लास्ट में कहा गया कि जी फलानी वारंट एज पर लॉ शैल बी टेकन, एक्शन एज पर लॉ शैल बी टेकन। देखिए माजिद साहब, अब ऑन ग्राउंड हो क्या रहा है। पहली बात, जब भी somebody takes registration of the vehicle under, तो उसमें सेक्शन 46 के तहत यू डोंट नीड टू री रजिस्टर द व्हीकल एनीवेयर। जनरल लॉ ये है कि आपने कहीं पे गाड़ी ले ली, आपने वो रजिस्टर कर ली, यू कैन ड्राइव दैट एनीवेयर एनी टाइम। फिर सेक्शन 47 जो एक इसका, आप उसको मानिए एक्सेप्शन कहिए, कि जब आप आउटसाइड एक स्टेट के मोर देन 12 मंथ्स किसी गाड़ी को रखते हैं, तब जाके आपको उस लोकल आरटीओ के पास को रजिस्टर करना पड़ेगा। अब जब हम ऑर्डर को देख रहे हैं, द मेरिट्स, व्हेन यू सी द सबस्टेंस ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर कह रहा है कि विद इन 15 दिन के अंदर अंदर आप इसको रजिस्टर कर लिए, तो पहले कानून के खिलाफ है। जो आपका मोटर व्हीकल्स एक्ट बोलता है, ये पहली उस बेसिक कानून के खिलाफ है। कहीं पे वहां पे 15 दिन का टाइम नहीं दिया गया, जो जो नेचुरली पॉसिबल भी नहीं है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 15 दिन में आप गाड़ी लेंगे फिर आप उसको दूसरे स्टेट में रजिस्टर करेंगे, क्योंकि कानून ने आपको 1 साल 12 मंथ्स का टाइम दिया है। और आप 12 मंथ्स के बाद अगर आपने एक वैलिड एनओसी ली है, तो आप फिर उसको किसी आपने जो आपका कंसर्न आउटसाइड स्टेट कोई आरटीओ होगा, सपोज आई एम टेकिंग व्हीकल फ्रॉम दिल्ली, सो इफ आई कैन ड्राइव इट ऑन एनओसी एट लीस्ट 12 महीने के लिए कश्मीर में। तो इन केस मेरा प्लान बनता है और मैं 12 महीने के ज्यादा यहाँ स्टे करता हूँ और मैं इस गाड़ी को ड्राइव करता हूँ, तो देन ओनली आई विल हैव टू
गो फॉर री रजिस्ट्रेशन, नई रजिस्ट्रेशन, नया फीस, बट उसके लिए एक टाइम पीरियड 12 महीने का दिया गया है। और दूसरी बात माजिद साहब, इसमें एक और प्रोविजन की बात हुई है, सेक्शन 50 की बात हुई है। सेक्शन 50 बेसिकली बोलता है कि अगर आप इस मैंडेट के तहत अगर आप रजिस्टर नहीं करते, क्योंकि उसमें दो चीजें, या तो आपको एनओसी देनी है या तो आपको रिसेप्ट देना है, क्योंकि जब आपने ट्रांसफर करी होगी गाड़ी उस स्टेट में, या तो आपको वहां कर उसका जो आपको वहां पे बेसिकली मिलता है, इफ यू डोंट गेट एनओसी यू गेट ए रिसेप्ट, तो या तो आपको वो रिसेप्ट यहाँ पे सबमिट करना है। तो अगर आप वो कंप्लाई भी नहीं करते माजिद साहब, देन द लॉ इज कि आपको एट द मोस्ट 100 रुपए का फाइन हो सकता है। तो कहाँ पे प्रोविजन है कि आप गाड़ी को सीज करेंगे? पहली बात। अब बहुत दूसरी बहुत बात जी। दूसरी बात माजिद साहब, जैसे आपने कहा कि इस वक्त स्लोगन है बीजेपी का कि इंटीग्रेट हो रहा है, क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन, और एट एट सच अ टाइम जब यहाँ पे टूरिस्ट सीजन है। मेरे कुछ दोस्त कुछ दिनों पहले मुझसे यही बात कर रहे थे कि जी हमें श्रीनगर आना है, आप बताए, हमने सुना कि वहां पे गाड़ियां सीज हो रही है। तो इट हैज ए डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन टूरिज्म ऑल्सो, कि आपका इस पर टूरिज्म भी सफर होगा इसकी वजह से। अब आप सबसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि सब लोग जहाजों में यहाँ आ जाएं, दैट ऑल्सो एट ए टाइम व्हेन फेयर इज सो हाई। तो कुछ लोग दिल्ली से बाकी स्टेट से अपनी गाड़ियों में आना चाहते हैं। तो क्या उन पे भी इस वक्त इसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ चुका है कि नहीं जी यहाँ पे गाड़ियां सीज हो रही है? तो आई डोंट थिंक एनी कोई लॉजिक मुझे इस ऑर्डर में नजर नहीं आ रहा है। इट नहीं सीम्स एन सरफराज साहब, आर्बिट्री आपने ऑर्डर। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि आपने सबसे पहले कहा जो ऑर्डर है एट द फेस ऑफ इट, ये लगता है कि ये इलीगल ऑर्डर है, जो कि जी जी जी। चैलेंजेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि इसका जो बेसिक्स है वो हमारे 15 दिन और 1 साल के मामले में कहीं फिट ही नहीं आता है। तो और एग्जैक्टली दूसरा जो है सीज करने का मामला है नहीं, 100 रुपए जुर्माना हो सकता है। तो ये एक गैर कानूनी अमल को जाबिराना तौर पर एग्जैक्टली। कश्मीरियों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं सरफराज साहब, ये जो कानून यहाँ पे जो भी है ना, ये टूरिस्ट को असर नहीं करेंगे। यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट के लिए मास्क की जरूरत नहीं है, टूरिस्ट के लिए कोई सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है, टूरिस्ट के लिए हमारे सारे अफसरान भी सड़कों पे खड़े हैं, खुद सड़कें साफ कर रहे हैं ग्लव्स पहन पहन के, और सब कुछ टूरिज्म के लिए, टूरिस्ट के लिए, कश्मीरियों के लिए गवर्नमेंट का एग्जैक्टली। कोई कंसर्न नहीं दिखता। अहमद रियाज साहब, आपकी तरफ आऊंगा। आप एक ऐसे शख्स हैं जो कश्मीर में भी रहते हैं, कश्मीर से बाहर भी रहते हैं, आपके बच्चे भी बाहर रहते हैं। आपके लिए किस तरीके की प्रॉब्लम है ये जो सरकार ने, जो जिसको कि सरफराज साहब कह रहे हैं गैर कानूनी ऑर्डर जो पास किया है, आपके लिए किस तरीके की मुश्किल है? इससे पहले एक चीज़ की मैं वजाहत करूंगा, वो ये कि जब भी कोई कानून लाना हो या किसी कानून का लागू करना हो, तो वो इसलिए होना चाहिए कि लोगों की भलाई के लिए हो, लोगों की बेहतरी के लिए हो, न कि लोगों को परेशान करने के लिए, कि हम अचानक से जाग जाएं और लोगों को एक शॉक दे दें। अगर ये माना भी जाएगा, ये 1988 में ये ऑर्डर री रजिस्ट्रेशन का जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर या बाकी स्टेट्स में, आई डोंट नो ऑल इंडिया लेवल पर इसका ऑर्डर क्या है। अगर ये 1988 का भी है तो 1988 से इसको स्ट्रिक्टली लागू नहीं किया जाता था। और अचानक आरटीओ साहब या हुकूमत या कोई और भी ऑफिसर जो भी इसका डिपार्टमेंट है, वो जाग गया और रात को उसने ख्वाब देखा, दूसरे दिन सुबह ये करो जी, और सब लोगों को परेशान कर दिया। अब ऐसा कोई मुझे नहीं दिख रहा है कि दुनिया में ऐसी कोई हुकूमत हो कि ऐसे लोगों पर ऐसा काम ऐसा ऐसा हुकूमत करे। तो इसके अलावा इस ऑर्डर के को इम्प्लीमेंट, अगर हम मान लें इम्प्लीमेंट ही करना ही है, तो इसके बहुत सारे इश्यूज है। और उन इश्यूज को इम्प्लीमेंट करने के वक्त जरूर मद्देनजर रखना चाहिए, लेकिन यहाँ ये देखा जा रहा है कि ये नजरअंदाज किया गया है कि लोगों की क्या इसमें डिफिकल्टीज आ जाए, कितना मुश्किलात हो जाएंगे, वो नहीं देखा जाए, या सही है गलत है वो नहीं देखा देखा गया है। मान लीजिए कोई आदमी, जब आपने दिल्ली की बात की, मान लीजिए कोई आदमी की सेकंड हो कोई किसी आदमी का सेकंड होम में है, एक कश्मीर में भी है और वो दिल्ली जम्मू एंड कश्मीर से बाहर भी बहुत रहता है। सही। तो अगर वो बाहर रहता है तो बाहर का भी वो रेजिडेंट है, उसने वहां गाड़ी खरीदी, अपने नाम से खरीदी, अपने एड्रेस पर खरीदी, और फिर वो कश्मीर भी आना चाहेगा, अपने होम टाउन भी आना चाहिए। क्या उसको यहाँ, चाहे वो महीना रहे, 2 महीना रहे या 3 महीना रहे, क्या उसको री रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है? अभी ये बहुत खूब। एक वो। दूसरा, अभी हमारी 30% पॉपुलेशन जो है
वो माइग्रेटेड है। जम्मू एंड कश्मीर की जो अराउंड 30% पॉपुलेशन जो माइग्रेटेड है, और वो जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स है बेशक। इफ दे आर माइग्रेंट्स दे आर रेजिडेंट्स। डू यू थिंक अगर वो वापस आते हैं तो उनको भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? वो आएंगे, कश्मीर आएंगे जाएंगे, वो उनको भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एक वो। दूसरा, इस वक्त कोविड चल रहा है और कश्मीर के जो बच्चे बाहर काम करते हैं एमएनसीज में, जो मैक्सिमम दिल्ली के आसपास है, एनसीआर में है, वो जो लोग वहां काम करते हैं कश्मीर से, और वो कोविड की वजह से घरों में सब लोग आ गए और होमवर्क करते हैं। ये कश्मीर की ही बात नहीं है बल्कि बाकी बहुत इंपॉर्टेंट रियासतों बात में कह भी रहे हैं आप। ऐसा हुआ हो, तो डज इट मीन कि वो यहाँ टेम्परली आ गए किसी हालात की वजह से और उनको भी री रजिस्टर करना है? और हमने यही देखा है, अगर ये कानून भी है, माना भी जाए कानून भी है, लेकिन जो भी जम्मू एंड कश्मीर की गाड़ी बाहर या कोई काम करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई पढ़ता है या कोई वहां रहता है, उसकी जम्मू एंड कश्मीर की रजिस्ट्रेशन है गाड़ी की। आई हैव नेवर सीन, आज तक तो मुझे कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं मिला, मैं तो मैक्सिमम बाहर रहता हूं, कि कभी मुझे इसलिए नहीं पकड़ा गया कि आपकी रजिस्ट्रेशन करनी है या आपकी रजिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर की है। हाँ, ये पूछा गया हो, शायद आप अपने पेपर्स दिखाओ, आपकी फिटनेस है, जो भी है, पोल्यूशन है, सारे सर्टिफिकेट जो भी है, ओनरशिप जो भी, वट एवर आर दैट इज बीइंग चेक्ड अप। बट ये कभी नहीं है कि आप जम्मू कश्मीर की रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ कितने टाइम से रह रहे हो, आप कितनी देर से चला रहे हो, कितने, ऐसा कोई आज तक वाक़ा मुझे नहीं दिखा। एक चीज जरूर है, अगर कोई आदमी बाहर गाड़ी खरीदता है इस गर्ज से कि मुझे जम्मू कश्मीर में लाना, और यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट है और कोई उसकी बाहर रजिस्ट्रेशन बाहर कोई रेजिडेंस नहीं है या कोई उसका, अगर उसकी गाड़ी किसी दूसरे के नाम से, बाहर वाले के नाम से, और वो यहाँ चलाता है, यस देयर इज अ रीजन, वहां एक रीजन बनता है कि वो लीगली उस गाड़ी को कर दे। तो ऐसा अगर है तो इस हद तक तो हम मान लेते हैं। लेकिन जो बाकी इश्यूज है, जैसे यहाँ के, ये भी देखा गया है कि यहाँ के बहुत सारे पेशेंट्स हमने देखे हैं जो बाहर 5-5, 6-6 महीने भी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। ये भी हमने देखा, कुछ मे बी वेरी लिमिटेड, लेकिन ऐसा भी देखा हमने। नहीं, बहुत वो आपने बहुत आपने या बहुत सही कहा अहमद रियाज साहब, ये आप लेट सही कह रहे हैं। लेट मी यहाँ पे कंप्लीट। मैं आपको एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा आपकी बात में, कि ये जो ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर सिर्फ, हम इसको नहीं कह सकते कि ये अहमकाना ऑर्डर है, नहीं है, अहमकाना ऑर्डर नहीं है। हम इसे ये भी नहीं कहेंगे कंटेम्पचुअस एट द फेस ऑफ इट लगता है, मगर मैं वो भी ये भी नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा ये कश्मीरियों को परेशान करने का एक प्लान है। आप देखिए, इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी रीजंस आप कैसे परेशान करेंगे किसी को? वेल अगर अहमद ये रियाज साहब, आपने एक चीज भाई, जो कही वो मैं नाजरीन को ज्यादा सिंप्लीफाई करके बताना चाहूंगा। आपने एक बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया कि इस वक्त पिछले 1 साल से, जब से कोविड का लॉकडाउन लगा है, काफी सारे कश्मीरी जो बाकी रियासतों में काम करते हैं वो अपने घर आए हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और उस टाइम वो गाड़ी वहां से लेकर के यहाँ लाए हैं। कल वो शायद 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वापस चले जाएं। वो क्यों यहाँ दूसरी रजिस्ट्रेशन करें? और एक फंडामेंटल राइट एक आदमी की होती है, अगर वन इंडिया का आइडिया है तो आप कश्मीरी को क्यों मजबूर कर रहे हैं? और देखिए एक और चीज, एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है अभी, जो आज हमारे कार डीलर्स भी कह रहे थे कि दोबारा से रजिस्ट्रेशन फीस भरनी है। भाई, कश्मीरी पे आप किस किस तरीके का जुल्म करोगे? मैं उसी पर एक आना तरफ आप चाहता कहते हो था। नया कश्मीर है, लोगों को सहूलियत मिलेगी, लोगों की आबादी होगी, उनको फायदा मिलेगा, वन इंडिया, यहां तो आप हर चीज में परेशान कर रहे हो कश्मीरी को, कभी इन द नेम ऑफ मैं सिक्योरिटी रीजंस, कभी इन द नेम ऑफ आरसी। मुझे आप बताइए सरफराज साहब, आपसे मैं एक सीरियस सवाल पूछूंगा। आप एक बहुत ही प्रोमिनेंट लॉयर हैं, यंग लॉयर्स में से, आप अभी तक अदालत का रुजू आपने क्यों नहीं किया? आप तो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप तो अवाम की आवाज अपने आप को कहते हैं, आपने कोर्ट का रिव्यू क्यों नहीं किया इस मामले पे? आप सिर्फ यहाँ हमें डिबेट पे बात सुनाएंगे और आप खुद से कुछ नहीं करेंगे कानूनी तौर। आप बताइए। नहीं, अब आपको बताना होगा, अब आप फंस गए इसमें। माजिद साहब, मैं इस ऑर्डर को एक तुगलकाना ऑर्डर बोलूंगा। ये इट सीम्स ये जैसे तुगलक के ऑर्डर होते थे, वैसे ही एक तुगलकाना ऑर्डर पास कर दिया, ना आर्बिट्री, ना कोई रीजन, ना कोई लॉजिक, ना कोई जस्टिफिकेशन। तो हमारे साहब, जैसे ही हमने ये ऑर्डर एक्सेस किया, इमीडिएटली जो मेरे साथ मेरी फर्म के लोग हैं, इमीडिएटली वी हैव स्टार्टेड वर्क ऑन दिस, और होपफुली विद इन सम डेज you will see it being before the honorable high court, क्योंकि we can challenge it only in the high court। तो कुछ दिनों में इंशाल्लाह होपफुली इसका we expect कि this will go in one shot only, because ये पूरा arbitrary order है, इसमें कोई रीजन नहीं है, प्रोवाइडेड माजिद साहब कि इसको कोई नेशनल सिक्योरिटी एंगल ना दिया जाए, क्योंकि we all know
ऑन द फेस ऑफ इट ये लग रहा है कि आरटीओ का ऑर्डर है, बट वी ऑल नो कि इसमें एक सिक्योरिटी एंगल है, प्रोवाइडेड कि यहाँ पे इसमें सिक्योरिटी एंगल ना दिया जाए, वी एक्सपेक्ट दैट दिस ऑर्डर विल बी स्टेड। और नहीं हम सरफराज सब साहब, लोग आप क्या कहना चाहते हैं कि आप कोर्ट में अदालत का रुजू कर रहे हैं इस मामले पे, ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ आप रुजू कर रहे हैं? एग्जैक्टली माजिद साहब, इमीडिएटली नहीं, बिकॉज इट टेक्स सम टाइम, वी हैव टू गेट अ गुड केस फॉर इट। अभी हम सारे जो आरटीओ के ऑर्डर्स हैं, जो इंडिविजुअल ऑर्डर्स निकाले सभी आरटीओ ने, एक तो वो एक्सेस कर रहे हैं, और जो हमारे आरटीओ कश्मीर साहब है उनका ऑर्डर एक्सेस कर रहे हैं, और फिर वी आर वर्किंग ऑन इट विद इन सम डेज होपफुली माजिद साहब, यू विल सी वी विल बी इन हाई कोर्ट फॉर दिस, बिकॉज ये तो पूरा आर्बिट्री, ये तो नाइंसाफी की बात है। और दूसरी बात माजिद साहब, जो हम देख रहे हैं कोर्ट में भी इसका अभी एक एम्बिग्यूटी क्रिएट हो चुकी है कोर्ट में भी। अभी जनरली अगर आपकी गाड़ी सीज होती है तो इट हैज टू बी रिलीज, आप आरसी रिटेन कर लीजिए, कोर्ट ऑर्डर दे देगा कि हाँ जी गाड़ी रिलीज कर दीजिए। बट अभी हम जो देख रहे हैं, अभी एक ना वो एक डिलेमा क्रिएट हो चुका है कोर्ट में। कुछ कोर्ट्स में गाड़ियां रिलीज हो रही है, कुछ कोर्ट में रिलीज नहीं हो रही है। जी क्यों नहीं, अगर आप आरसी रिटेन कर सकते हो गाड़ी तो रिलीज कीजिए। अब यू नो कि कार कितना एसेंशियल है, वो भी इस कश्मीर में जहाँ पे हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैसा है नहीं। तो अभी भी एक एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रही है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कि गाड़ी रिलीज करनी है कि नहीं करनी है। तो दिस ऑल हैज क्रिएटेड अ मेस। और हम लोग अभी मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त भी हैं, हम लोग अभी इस पे काम कर रहे हैं। इट विल टेक सम मोर डेज, बट यू विल सी दिस इन हाई कोर्ट इंशाल्लाह। सो ये नाज़रीन, आपने सुना होगा अभी एडवोकेट सरफराज वानी साहब ने कहा कि वो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हाई कोर्ट को रुजू करेंगे इस मामले में, क्योंकि ये कह रहे हैं ये नाइंसाफी है, ये जो सर्कुलर एट द फेस ऑफ इट ये इलीगल लग रहा है, इसके जो क्लॉजेज हैं वो आपस में ही कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल, मैं आपको बस एक पॉइंट लीगल पॉइंट बताऊंगा कि जब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, जो भी हमारा लॉ होगा, जो भी हमारा एक्ट होगा, जो भी हमारा बाय लॉ होगा, उस सब को एक कॉन्स्टिट्यूशन के उस तराजू से, कॉन्स्टिट्यूशन के उस मैंडेट को ये करना है, फॉलो करना है। अब आप देख रहे हैं ऑर्डर ऑन द फेस ऑफ इट आर्बिट्री ऑर्डर है, बिकॉज वी ऑल नो, एक कॉमन मैन को भी बताएंगे कि जी 15 दिन का टाइम है, आप गाड़ियां ये कर लो, ऑन द फेस ऑफ इट वी ऑल नो ये आर्बिट्री ऑर्डर है। और जब ये इवन अपने एक्ट को ही चैलेंज कर रहा है, बिकॉज दिस ऑल इज गवर्न बाय मोटर व्हीकल्स एक्ट। तो जब ये अपने एक्ट को ही, कॉन्स्टिट्यूशन की बात मत कीजिए आप माजिद साहब, आप बात कीजिए बेसिक मोटर व्हीकल्स एक्ट की, ये तो अपने एक्ट को ही वायलेट कर रहा है। तो ऑन द फेस ऑफ इट ये आर्बिट्री है, आर्बिट्री है तो इट विल हैव टू बी स्ट्राइक डाउन, बिकॉज वट एवर इज आर्बिट्री इज अगेंस्ट द मैंडेट ऑफ आर्टिकल 14। तो जब 14 के खिलाफ है तो इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, व्हाट आई परसीव इट। प्राइमरी फेशिया तो मुझे लग रहा है ये जो ऑर्डर है, ये कोई मुझे लगता है स्टैंड अप कॉमेडियन टाइप का ये ऑर्डर है कि जो बेसिक कानून है उसी को ये डिफाई करता है ये सर्कुलर। और अब देखिए, ये तो एक चीज ऐसा मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, सिक्योरिटी रीजन हम जानते हैं सबके, समवेयर इट कुड बी लिंक टू सिक्योरिटी रीजंस, लेकिन ये कश्मीर के लिए सिक्योरिटी रीजन क्यों होता? आप तो एनसीआर में रहते हैं, आप वहां पे ऐसा सिक्योरिटी रीजन देखते हैं कभी? नहीं, ये लग रहा है कि ये सिक्योरिटी रीजन के लिए ही हो सकता है, वो ना बताएं ओपनली, लेकिन हम समझ रहे हैं ये सिक्योरिटी रीजन के लिए ही हो सकता है। लेकिन सिक्योरिटी रीजन को देखते देखते आप कोई इलीगल काम भी नहीं कर सकते हो ना। ये भी नहीं है कि आप इलीगल करोगे। अगर कोई लीगल ओनर है गाड़ी का, उसका रजिस्ट्रेशन है, सारा चीज है, तो उसको आप इलीगल कैसे ठहरा सकते हो? हाँ यस, अगर किसी के प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं है, जैसे मैंने कहा, कोई दिल्ली से गाड़ी खरीदा, यहाँ रहता है, दिल्ली के नाम पर है, दिल्ली का कोई ओनर है, दिल्ली का कोई रेजिडेंट है, उसके नाम पर है और यहाँ चला रहा है, यस यू मे आस्क हिम, यू मे क्वेश्चन हिम। लेकिन जिस आदमी की अपनी नाम से गाड़ी है, अपने एड्रेस पर गाड़ी है, चाहे वो दिल्ली में रहता है, बाहर रहता है, यहाँ रहता है, उसका जायज है, उसका लीगल है, उसमें आप लीगलिटी क्या देख रहे हो? उसमें इलीगल नहीं कर सकते हो। यस, यू कैन चेक अप, यू कैन मेक सिक्योरिटी चेक्स जैसे आप करते हैं। अगर मान ले बाहर तो कहीं होता नहीं है, सिक्योरिटी का ऐसा इशू ही नहीं है, हालांकि इतनी बड़ी दुनिया है बाहर, ये तो एक छोटा सा शहर है कश्मीर, छोटी सी जगह है। तो मान ले अगर यहाँ सिक्योरिटी चेक्स भी है, वो तो होते रहते हैं, दैट्स अ रूटीन, हर एक जगह पर नाके लगे हुए हैं, चेक करते हैं, गाड़ियों को देखते हैं। उसके साथ साथ आप ये भी देख लीजिए, पोल्यूशन भी देख लीजिए, जो भी इसमें जरूरी लवाजमत है वो कर लीजिए। लेकिन आप लीगल ओनर को सिक्योरिटी के मामला पर इलीगल नहीं ठहरा सकते हो। हाउ कैन यू डू सही बात है। How can you do that? You cannot call a legal owner illegal just because of you have security problem.
दैट कैन बी सीन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। उसको बाकी और चेक करने के तरीके हैं। इतनी सिक्योरिटी है, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी जोन है कश्मीर, सबसे ज्यादा एक आदमी को 10-10 आदमी सिक्योरिटी चेक कर सकते हैं। ऐसा यहाँ हम देख रहे हैं, एक गाड़ी को रोकने के लिए एक आदमी अगर ड्राइवर होगा गाड़ी में, कितने लोग उसको रोकते हैं सिक्योरिटी वाले? 10-10 आदमी रोकते हैं। तो वो 10 आदमी एक गाड़ी को चेक नहीं कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन चेक करते करते आप किसी लीगल ओनर को आप इलीगल नहीं ठहरा सकते हो। जी, या शॉर्ट कोई में हम ये कह सकते हैं अयाज साहब, इसमें हम ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी रीजन के नाम पे कानून की धज्जियां ना उड़ाई जाए, अवाम को बिला वजह मुश्किल में ना डाला जाए। मैं यही ये बात इसकी कह बात रहा हूँ। बनती है। मैं यही बात कह रहा हूँ। अभी जब मैं एनसीआर की बात कर रहा हूँ, वहां एमएनसीज बहुत है, लोग वहां बहुत काम करते हैं। यही नहीं कि लोग कश्मीर आए वापस होम घर से काम करने के लिए, बहुत सारे जगहों में, हरियाणा गए वापस, यूपी गए, जो भी नेबरिंग स्टेट्स है, राजस्थान गए। लेकिन वहां उनको थोड़ी बोलेंगे कि हमने तो पहली बार कश्मीर में ही सुन रहे हैं कि सेकंड रजिस्ट्रेशन करनी है। देयर इज नॉट ए सिंगल कंप्लेंट कि हमारे कॉन्टेक्ट से हर एक रियासत में लोगों के साथ हमारे है कॉन्टैक्ट्स वहां पे किसी की है। और हमने चेक भी किया, जो भी लोग हम जानते हैं कि भाई आप कह रहे नहीं, हमारा कोई इशू नहीं है यहाँ पर, किसी को कोई किसी का ऐसा आज तक आया नहीं वहां कि भाई रजिस्ट्रेशन करनी है। आप इतने टाइम दिल्ली में ठहरे हो, आप गुड़गांव में ठहरे हो, या आप गाजियाबाद में ठहरे हो, तो आज आप आए हो राजस्थान तो आप यहीं ठहरे हो, ऐसा कहीं हमने नहीं देखा। सो दैट इज व्हाट आई से कि लोगों को परेशान करने के लिए ना कोई कानून आना चाहिए और ना कोई कानून को लागू ना होना चाहिए। इसके अलावा एक रीजन गवर्नमेंट दे सकती है कि भाई यहाँ कंजेशन होती है, बहुत सारे गाड़ियां आ रही है, यह भी हो सकता है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, अभी 30% आबादी जो है कश्मीर, जम्मू कश्मीर की, वो बाहर है। मान लो अगर वो 30% यहाँ होती तो उनकी गाड़ियां भी होती, तब आप क्या करते? और मुझे ये बताओ, 47 से आज तक आपने कौन सी कितनी डेवलपमेंट रोड्स की क्यों? इंस्टेड आप ये नेगेटिव आप सोच लेकर जा रहे हो, लोगों को परेशान कर रहे हो। आप डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? रोड्स को क्यों नहीं बना रहे हो? क्यों नहीं डेवलप कर रहे हो? क्यों नहीं वाइडन कर रहे हो? क्यों नहीं अच्छा बना रहे हो? अब आप देखिए, मैं आई विश इफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर सिन्हा listens our this conversation, जिस कंस्टिट्यूएंसी से वो खुद आता है, गाजियाबाद से, वहां जहां वो रहता है, वहां आप उसको देखिए, दिल्ली से गाजियाबाद तक से कितने चंद किलोमीटर का डिस्टेंस है, और उन्होंने वहां कितने वाइडन रोड्स और एलिवेटेड रोड्स बना दिए। व्हाई नॉट इन कश्मीर? ट्रांसपोर्ट को ईज करने के लिए, गाड़ियों को ईज करने के लिए, मूवमेंट्स को ईज करने के लिए कितनी वहां पैसा खर्च किया जा रहा है रोड्स को डेवलप करने के लिए। अभी दिल्ली से अलीगढ़ तक, मेरठ तक एक 4 लेन बनाया जा रहा है, ताकि लोगों का टाइम बच जाए, आसानी हो जाए आने। वहां उनको ये नहीं कहते कि आप गाड़ियों को घर में बिठाइए, आप गाड़ियों को कम कर रहे, वहां कोई ऐसा नहीं कहता। वहां उनको आबादी के लिहाज से डेवलपमेंट भी करनी होती है। यह डेवलपमेंट कुछ नहीं करेंगे, सॉरी टू टेल यू, पैसा आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं हमने इतना पैसा भेजा, पैसा आएगा, मान ले, हमने देखा नहीं, लेकिन मान ले पैसा आ भी गया, तो गया कहां? कौन सा रोड डेवलपमेंट करा? और सारा का सारा पैसा आज नॉनसेंस ऑर्डर आ रहे हैं कि भाई उसको मत जाने दो, इसको मत जाने दो। हम तो ये कह रहे हैं कि कश्मीर जन्नत है, जम्मू कश्मीर एक जन्नत सी जगह है, और इसको इन बेहुदा आर्डर से, बेहुदा कारकर्दगी से जहन्नम की सूरत बनाई है। यहाँ लोगों का रहना यहाँ हराम कर दिया, लोगों का जीना यहाँ हराम कर रहे हैं। अभी कोई गाड़ी निकालना चाहेगा बाहर, कोई पेशेंट है, वो निकल नहीं सकता बेचारा, इसलिए कि कहीं रास्ते में पुलिस वाला रोक देगा, तो फिर अगर मेरा पेशेंट गाड़ी में हो तो उसमें क्या करूं, या कोई इमरजेंसी हो तो कैसे जाऊं? ये परेशानी सी लोगों को अननेसेसरी गैर जरूरी परेशानी खड़ा कर दी है। हाँ, मैं मान लेता हूं, तो अगर कहीं लोगों को परेशान करने का एक तरीका है, इन द गार्ब ऑफ सिक्योरिटी रीजन आप अवाम को परेशान करें, और वो भी गैर कानूनी तरीके से। अगर आप सरकार का कोई सिक्योरिटी का इशू है, मुझे बताइए, बाहर के लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं, या जो कोई पोस्टिंग पर है, पता नहीं कितने सालों से है, कभी उसको बताया कि आप रजिस्ट्रेशन, अगर आप राजस्थान से हो, यहाँ काम कर रहे हो, यहाँ आपकी गाड़ी है, मुझे एक गाड़ी दिखाइए जहाँ किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो बाहर से यहाँ आया हो, उसकी रजिस्ट्रेशन, उसकी अपनी गाड़ी साथ में लाई हो, बाहर की रजिस्ट्रेशन लेकर उसकी रजिस्ट्रेशन चेंज कराई। एक गाड़ी मुझे दिखा दे गवर्नमेंट कि उन्होंने अपनी मुलाजिमों को जो बाहर से आए हैं यहाँ काम करने के लिए, चाहे हायर लेवल पर या लोअर लेवल पर, या कोई और जो यहाँ काम करते हैं बाहर वाले, उन्होंने कभी गाड़ी चेंज कराई होगी। मुझे याद है, आई हैड अ स्कूटर, आई थिंक इन 80s,
उसका एसयू नंबर यहाँ लगा था मेरे पास, किसी ने मुझे कभी नहीं पूछा कि इसका आप रजिस्ट्रेशन चेंज करिए। वाई एट दिस स्टेज, जब आप लोग खुद इस टाइम बड़े मुश्किलात से चल रहे हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, कोविड है, मुश्किलात है, पेशेंट को लेना है, आना है, वाई अवे ऑल दिस क्राइसिस, व्हाई ऑल दिस क्राइसिस, व्हाट इज इट हैपनिंग? नहीं, बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही कहा, सिक्योरिटी रीजन हो सकता है, लेकिन उसमें फिर कोई आप अनलॉफुल एक्टिविटी ना करें कि आप आवाम को परेशान करें एक अनलॉफुल ऑर्डर निकाल के, और दूसरी चीज कोई जुगाड़ बनाए। सबसे पहली चीज मुझे समझ नहीं आता सिक्योरिटी रीजन भी उतना ज्यादा क्या होगा कि कश्मीरियों को परेशान करना है। सब गाड़ियों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, आप लोग कोई ऐसा पुलिस का मैकेनिज्म बनाए कि वो सब गाड़ियों को अपने थ्रू वापस वेरीफाई करें, लेकिन गाड़ियां सील तो ना करें और ये दोबारा से फीस भरना। एक तो सरकार ही गलत काम करे और फिर बोले कश्मीरी कौम को नहीं जी आप लोग हम फिर से 50,000 रुपए आरसी के भरो, 60,000 रुपए आरसी के भरो, और वो भी उन सड़कों के लिए जहां सड़कें ही नहीं है। बेड़ा गर्क हुआ है 3 साल से सड़कों का कश्मीर में। अकाउंटेबिलिटी तो सरकार ने कहीं रखी नहीं। करप्शन तो 3 साल में तो करप्शन तो स्काई रॉकेट हो गया है। करप्शन की पे कोई नजर नहीं, अकाउंटेबिलिटी पे सरकार की कोई नजर नहीं, और सिर्फ आम इंसान को परेशान करना इन ऑर्डर्स के थ्रू। आप मुझे बताइए सरफराज साहब, इसमें से एक इमिकेबल क्या तरीका हो सकता है इस मामले को हल करने का, ताकि सरकार का भी जो सिक्योरिटी का इशू है वो भी कंसर्न मीट हो और लोगों को भी मुश्किल ना हो। देखिए माजिद साहब, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये मेरे को नहीं लगता है कि कोई आरटीओ तो दिन में हजारों ऑर्डर्स निकालते थे। आज पहली बार क्यों आरटीओ का ऑर्डर इंप्लीमेंट हो रहा है? तो इन द इट सीम्स टू मी कि ये एक सिक्योरिटी एंगल से ही इसका कोई लिंक है। और अगर सिक्योरिटी एंगल से लिंक है, इवन इफ देयर इज सम सिक्योरिटी एस्पेक्ट टू इट, माजिद साहब, आई थिंक दे शुड हैव गिवन अ रीजनेबल टाइम। क्योंकि एट लीस्ट आपको भी पता है कोविड है, आपको भी पता लोगों को अभी काफी फाइनेंशियल क्रंच है, बहुत लोगों ने पैसा कमाया नहीं है, बिजनेस ठप है, और मेजॉरिटी ऑफ दीज व्हीकल जो वेरी इंपॉर्टेंट, यस जी, मेजॉरिटी ऑफ दीज व्हीकल जो माजिद साहब है वो दिल्ली चंडीगढ़ से हम लाते हैं क्यों है? बिकॉज देयर इज अ प्राइस ड्रॉप। अगर आपको यहाँ पे गाड़ी 1.5 लाख की मिलती है तो वहां पे मे बी 20-30 हजार रुपए कम मिलती है, क्योंकि वहाँ एक बड़ा मार्केट है गाड़ियों का। कोई चोरी की गाड़ियां नहीं है, बस वहां बड़ा मार्केट होता है गाड़ियों का, तो आपको वो गाड़ी थोड़ी सी कम कॉस्ट में मिलती है। तो जो बंदा वहां से कुछ पैसे बचाने के लिए गाड़ी ला रहा है, फिर आप यहाँ पे उसको थोप रहे हैं कि आप फिर से रजिस्टर करो, तो ऑटोमेटिकली इसका पर्पज ही डिफीट हो रहा है। तो माजिद साहब, व्हाट आई थिंक इसका एक एमिकेबल सॉल्यूशन है कि पहली बात आप इस ऑर्डर को वापस लेके एक नया ऑर्डर इशू कीजिए। उसमें आप बताइए कि जी आपको इस टाइम ये एक टाइम पीरियड दिया जाता है, एटलीस्ट 1 साल, क्योंकि 1 साल तो एक्ट नहीं बोला है कि आप 1 साल का टाइम लीजिए। अगर आपके पास एनओसी ले चुके हैं तो 1 साल का टाइम है आपके पास। अगर किसी ने काफी टाइम से गाड़ी ले ली है तो उसको 3-4-5 महीने का टाइम दीजिए ताकि वो इसको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास जाए। दूसरी बात माजिद साहब, लेकिन फीस तो ना भरे ना, नहीं सरफराज साहब, फीस तो नहीं ना दोबारा से भरनी पड़े, वो भी तो बात हो मामला रही है है। माजिद साहब, बात हो रही है डबल टैक्सेशन की। एक तो आप वहां टैक्स दे रहे हो, फिर आपको यहाँ पे फिर से टैक्स देना है, और आप गाड़ी ले तो बाहर से ताकि आपको थोड़ा सा उसमें रीजनेबल प्राइस मिले, यहाँ पे फिर से टैक्स भरना पड़ेगा। तो एटलीस्ट यहाँ पे उसको एक कंसेशन मिले कि जी आप अपने डॉक्यूमेंट दीजिए, वी विल इशू सम सर्टिफिकेट और न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर विदाउट एनी फीस। बिकॉज ये हर एक स्टेट में होता नहीं है। जैसे अयाज साहब बोल रहे थे, हमारे दिल्ली में चंडीगढ़ की गाड़ियां चल रही है, किसी और स्टेट में किसी और स्टेट की गाड़ियां चल रही है, तो खाली यहाँ पे क्यों आप ऐसा कोई ये ऑर्डर थोप रहे हैं? तो एटलीस्ट आप नहीं, और मुझे लगता है सरफराज साहब, कार डीलर्स जो है ना, कार डीलर्स का तो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा कश्मीर में, क्योंकि जो बेचारे बाहर से ला करके गाड़ी यहाँ बेचते हैं वो तो बर्बाद हो जाएंगे। देखिए सिक्योरिटी इशू इज वैलिड, तो एटलीस्ट आप इसको एक रीजनेबल टाइम दीजिए, पहला सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन, आप इसमें जो अपने फीस का स्ट्रक्चर रखा हुआ है एटलीस्ट दैट शुड बी एग्जेम्प्टेड, कि आप एक एप्लीकेशन दीजिए, यू विल योर डॉक्यूमेंट्स विल बी चेक, चेसिस नंबर विल बी चेक, जो भी इसमें एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है अंडर सेक्शन 50 मार्जिन साहब, देयर इज अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर दैट कि आप कैसे रिलेशन की अप्लाई करेंगे। तो इसमें एक तो या तो आप, और दूसरी बात मार्जिन साहब व्हाट आई फॉरगेट कि अगर आपने एनओसी ली नहीं है, क्योंकि काफी बार हमने बाहर से गाड़ियां ली होती है, हमने एनओसी ली नहीं होती है, तो एटलीस्ट उन लोगों को टाइम दीजिए, वो बाहर जाके अपने वेंडर से एनओसी ले लें, फिर यहाँ आके वापस आके, अब कोविड में कहाँ बंदा दिल्ली जाएगा, फिर एनओसी लेके आएगा, फिर यहाँ पे रजिस्टर करेगा। तो एटलीस्ट एक रीजनेबल टाइम, एटलीस्ट मेरे हिसाब से 1 साल का टाइम तो मिलना चाहिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करें, फिर यहाँ पे एनओसी सबमिट करके फिर उसमें आप फी एग्जाम कीजिए। आई थिंक दैट इज एमिकेबल सॉल्यूशन। ये दैट्स अ विन विन सिचुएशन, सिक्योरिटी एंगल भी ये हो जाएगा और हमारा ये क्या बोलते हैं, लोगों को भी तकलीफ नहीं होगी।
जी आया साहब, आप अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स थोड़े मुख्तसर से बता दीजिए, क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए देखिए, पहले एक आर्गुमेंट आया करता था बाहर से कि भाई यार आपका वहाँ 370 है, आपके वहाँ स्पेशल स्टेटस है, स्पेशल कानून है, कोई अगर यहाँ बात होती भी थी तो शायद उस गारब में करते थे। लेकिन अब वो 370 भी नहीं रहा, अब तो हमारे पास कोई स्पेशल कानून भी नहीं है। अब देर इज नो स्पेशल सेटअप ऑफ लॉज ऑल्सो नाउ, ए सेपरेट सेटअप ऑफ लॉज। अब यही जो लॉ जो राजस्थान में होता है, जो यूपी में होता है, जो गुजरात में आता है, वही तो यहाँ भी लॉ है। जब वहां ये परेशानी नहीं है तो यहाँ क्यों ये परेशानी है? अगर आप जेन्युइन जिसका सचमुच रजिस्ट्रेशन बनती है जैसे हमने कहा, तो उसके लिए अगर वहां एक रजिस्ट्रेशन फीस ऑलरेडी टैक्स दिया गया है तो यू कांट चार्ज द सेकंड। प्लस आप यहाँ 9% टैक्स उसका रेगुलर टैक्स जो है रोड टैक्स 9% लेते हो, और यहाँ के रोड्स की इतनी कंडीशन भी नहीं है कि जहां हमारे बाकी रियासतों से सबसे ज्यादा टैक्स हमारा है। क्योंकि मुझे लगता है बाकी रियासतों में 6% है और शायद लद्दाख में 3% ही है, और जम्मू कश्मीर में 9% क्यों है सबसे ज्यादा? और यहाँ कोई ऐसी रोड, इतनी बहुत बड़ी रोड भी नहीं है, बहुत अच्छी रोड भी नहीं है। यहाँ हार्डली 1 साल रोड चलेगा, अगर नई गाड़ी हो तो उसके 3 साल निकलेंगे बड़ी मुश्किल से, जहां रोडों की हालत है। तो टैक्स क्यों ज्यादा? अगर आपने अब रजिस्ट्रेशन करनी है उन गाड़ियों की जो दिल्ली से आए हैं, बाहर से आए हैं, जिनकी वहां रजिस्ट्रेशन है और ओनर यहाँ है, वहां का ओनर उस वक्त है, तो यहाँ उसको चेंज करना पड़ेगा। तो उसको भी आपको यू हैव टू गिव ए रीजनेबल टाइम। यू का बिल्कुल उसमें सही। एनओसी, उसमें उसको एनओसी लाना है, सिक्योरिटी क्लियरेंस, एसएसपी का कुछ सिक्योरिटी से भी लाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। इसमें टाइम कंज्यूमिंग अफेयर है, ये नहीं है कि हमने बताया तो दूसरे दिन आ जाए। अगर यही जी करना है बिल्कुल तो सही। जो आरटीओ साहब ये ऑर्डर कर रहे हैं सब वो ले लेंगे, सब जो कागज जो जो सब व्हीकल्स का इश्यूज है वो खुद कर दे, लाए एनओसी 10 दिन में लाए, बिल्कुल सही बात है। देख लेते हैं। ये थोड़ी है कि हम ब्लाइंडली आंख बंद करके ऑर्डर निकालेंगे, लोगों का क्या होगा किसका क्या होगा। ये हम यहाँ आर वी सॉरी टू से, हम यहाँ ह्यूमन बीइंग नहीं है, हम इंसान नहीं है यहाँ पर कि जो जिनको जिनको एक रीजनेबल टाइम दिया जाए, रीजनेबली देखिए देखा जाए कि किसकी क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है, बाकी रियासतों में ऐसा होता नहीं है, बाकी जगहों पर ऐसा होता ही नहीं है। हमारे पास कोई स्पेशल सेट ऑफ लॉ या सेपरेट सेट ऑफ लॉ है भी नहीं। तो हमको एक कम से कम ये चीज क्लियर करें, हम है कहां पर? वेयर आर द कश्मीर स्टैंडिंग? उनकी बिल्कुल सही स्टैंडिंग है। क्या है? मुझे लगता है कि आरटीओ छोड़, ये ऑर्डर छोड़िए, हमको तो ये देखना पड़ेगा कि हमारी स्टैंडिंग कहां पर है। एक साइड तो यह है कि आप पार्ट ऑफ अस है, कि आपका कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है, आपका कोई सेपरेट लॉ नहीं है। तो अगर वो है तो फिर सेपरेट लॉ क्यों यहाँ एप्लीकेबल है? फिर 9% बिल्कुल टैक्स है, किस चीज के लिए? बिल्कुल है सर, फिर आपने सही सेकंड कहा। रजिस्ट्रेशन क्यों? आई थिंक वी नीड टू आपने फाइंड आउट कि वेयर वी स्टैंड एज कश्मीर। जी आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूं। सरकार बात कर रही है, शायद जो अंडर करंट्स लग रही है सिक्योरिटी इशू है, लेकिन मैं एक चीज बता दूं नाजरीन को, कश्मीरी कौम का, कश्मीरी अवाम का बाहर गाड़ी खरीदने की उनकी सिक्योरिटी की वजह है। क्योंकि जब जेके नंबर की गाड़ी बाहर चलती है ना किसी कश्मीरी वहां की, प्रॉब्लम आ तो वो जाती है। ज्यादा वल्नरेबल होता है हर मामले में। हमने देखा है पिछले 5-6 साल में कैसे गौरक्षा का मामले पे लोगों पे हमले हो रहे थे, बाकी मामले हुए, कुछ कम्युनल इश्यूज हुए हैं, बिला वजह लोगों को टेररिस्ट लेबल किया जाता है बाहर। तो उस सारे में जो जेके नंबर की कश्मीरी की गाड़ी होगी, कश्मीरी मुसलमान की गाड़ी होगी फॉर दैट मैटर, वो वल्नरेबल बनती है। तो क्या सरकार उसकी सिक्योरिटी की एश्योरेंस देगी? अगर यहां सिक्योरिटी का मामला है तो बेचारे कश्मीरी का जो बाहर जाता है दिल्ली की गाड़ी लेके, हरियाणा की गाड़ी लेके, उसमें अपने आप को सेफ महसूस करता है, क्या उसकी आप वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी खत्म करना चाहते हैं? वो भी एक कानून रीजन। भी सही है, सिक्योरिटी भी सही है, लेकिन अवाम को प्रॉब्लम में डाल करके ऐसे फैसले नहीं लिए जाने चाहिए जिससे कि अवाम को ये लगे कि वी आर बीइंग पुश्ड टू द वॉल। ऐसी सिचुएशन नहीं बनानी चाहिए। सरकार को इस पे सोचना चाहिए दोबारा से, क्योंकि मैंने आपको बताया एक तरफ सरकार के सिक्योरिटी के कंसर्न हो सकते हैं, लेकिन आम कश्मीरी के सिक्योरिटी के भी कंसर्न हैं, घर आने जाने के कंसर्न हैं, बहुत सारे कंसर्न हैं, पैसे के कंसर्न हैं, वक्त के, कोविड के, पेंडेमिक के कंसर्न हैं। ऐसे लोगों को परेशान करना बिल्कुल गलत है, कंडेमनेबल है। उम्मीद करते हैं कि सरकार अपने ऑर्डर को रिव्यू करने की कोशिश करेगी, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे हालात बेहतर हों और लोग अच्छी सरकार, गुड गवर्नेंस का फायदा उठाएं। लेकिन बदकिस्मती यह है कि पिछले 3 साल से अभी कोई वैसी सिचुएशन नहीं बन रही कि कश्मीरी अवाम किसी गुड गवर्नेंस का कोई फायदा उठाए। आज के लिए बस इतना ही। सरफराज साहब का लिंक शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। सरफराज साहब का भी शुक्रिया, अहमद यार साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह। थैंक यू वेरी मच।